सरस्वती क्रीमी में हार्टी में आप सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। एजुकेशन पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न आपका यहाँ पे है, कक्षा प्रशासन की मॉनिटर प्रणाली किस शिक्षा द्वारा कार्यान्वित किया गया था। तो यहाँ पे बताना है कक्षा प्रशासन की जो है मॉनिटर प्रणाली, ठीक है, जिसमें आपका विकल्प आपका थर्ड सही हो जाएगा, इस्लामी शिक्षा द्वारा, ठीक है। तो इसमें जो है इस्लामी शिक्षा द्वारा हो जाएगा। यहाँ पे पढ़ लीजिए, यहाँ पे आप एक बार, कक्षा प्रशासन की मॉनिटर प्रणाली इस्लामी शिक्षा तथा जो है वेदांती शिक्षा दोनों द्वारा कार्यान्वित किया गया, ठीक है, यानी कि चालू किया गया, ठीक है। इससे यानी इसमें किसी शिक्षक की अनुपस्थिति में उच्चतर कक्षाओं के योग्य छात्र शिक्षक की अनुमति से नीचे की कक्षाओं को पढ़ाने के कर्तव्य का उत्तरदायित्व लेते थे। कहने का मतलब ये है इसमें कि किसी शिक्षा की अनुपस्थिति में उच्चतर जो कक्षाएं होती थी, उच्च कक्षाओं के योग्य छात्र शिक्षक की अनुमति से नीचे की कक्षाओं को पढ़ाने के कर्तव्य का उत्तरदायित्व लेते थे। सर्वप्रथम मॉनिटर प्रणाली वेदांती शिक्षा द्वारा जो है क्रियान्वित किया गया था। तो यहाँ पे आपको जानना है, ठीक है, ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा इसको, जो व्याख्या के तौर पर दिया गया है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका आएगा, छात्रों में भगोड़ेपन की समस्या के समाधान के लिए शिक्षक अपनी दार्शनिक समझ का उपयोग करता है, इसे कहा जा सकता है उसका, ठीक है। तो इसमें जो है आंसर आपका थर्ड सही है, शिक्षा के लिए दर्शन हो जाएगा आंसर इसमें, ठीक है। और इसको भी डिटेल में आप पढ़िएगा। और यहाँ पे बोला गया है, और दूसरा आंसर देखिए आप यहाँ पे आप देखेंगे आपका प्रश्न आता है मिलान मतलब अभिकथन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, वेदांती शिक्षक को भौतिक वस्तुओं के उपयोग से ऐतराज़ नहीं होगा। वेदांती शिक्षक, ठीक है, वेदांती शिक्षक को भौतिक वस्तुओं के उपयोग से ऐतराज़ नहीं होगा, कारण आर हो जाएगा। माया भ्रामक है इसलिए उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो इसमें ये दोनों आपके विकल्प सही हो जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके विकल्प इस प्रकार से होंगे, ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर सही कारण नहीं है। कहने का मतलब कि ये आपका जो अभिकथन दिया गया है, ठीक है, पहला ये आपका जो है सही है, ठीक है, और आर जो है सही है, दोनों यानी सत्य हैं, और ये आर जो है ये जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। ये आपका पहला विकल्प हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरे विकल्प में क्या पूछा जाता है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर सही कारण है। कहने का मतलब जैसे कि ए जो होता है, ए और आर ये दोनों विकल्प आपके सही हो गए, और जो आर जो है ये शब्द, ठीक है, कारण, आर जो शब्द है आपका कारण, ये जो है ए का सही कारण है, ठीक है। तो कहा गया कि सही कारण है। अब थर्ड विकल्प आपका आएगा, तो इसमें लिखा हुआ है दोनों सत्य नहीं है। कहने का मतलब ना पहला आपका सही है ए, और ना आपका आर कारण सही है। और 4 नंबर का आपका आएगा, तो इसमें लिखा हुआ होता है कि आर सत्य है लेकिन ए कारण नहीं हो सकता। मतलब आर आपका सही है, सेकंड वाला जो आपका कथन दिया गया मतलब कारण, और ए कारण नहीं हो सकता। इस प्रकार से आपके विकल्प दिए होंगे। इस प्रकार से 2 प्रश्न आपको मिल जाएंगे पेपर में, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसी प्रकार से हल करने होंगे, तो इसको आपको हल करना होगा। जरूरी नहीं यही प्रश्न मिले, ये प्रश्न नहीं आ सकता है, ठीक है, दूसरा भी आ सकता है। 10 या जो है क्या कहते हैं 10-15 क्वेश्चन जो है आपके रिपीट होते हैं, ठीक है, या 20 कह सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से जो इजी होते हैं, बाकी तो होते मतलब आपके सिलेबस से ही घुमा के होते हैं, ठीक है, सेम नहीं पूछे जाते हैं। 20 प्रश्न तक आपको मिलेंगे सेम, ठीक है, जो पहले से पूछे गए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, इसमें आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे जो है अगला प्रश्न आपका है मिलान करने का। तो इसी प्रकार से ये भी प्रश्न है, जैसे कि मिलान करने का, सुमेलित करने का फर्स्ट सूची है और सेकंड सूची है। इस प्रकार के आपको प्रश्न मिलेंगे जिसमें जो है मिलान करना होगा आपको। तो यहाँ पे गांधी जी दिया गया है, टैगोर हैं और अरविंदो जी हैं और स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो इसको आपको मिलान करना है। गांधी जी फर्स्ट आपको ऑप्शन को मिलान करना है फोर्थ से, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा से। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे गांधी जी को आपने मिलान कर दिया प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको कट हो गया और ये आपका ये कट हो गया विकल्प, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है टैगोर, तो आपको टैगोर को मिलान करना है प्रकृतिवादी। यहाँ पे देखा आपने प्रकृतिवादी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों विकल्प में है, ठीक है, 2 और सेकंड विकल्प में दिया गया है। तो यहाँ पे ये प्रकृतिवादी हो गया। इसके बाद आप देखेंगे ये आपका अरविंदो हो गया, ठीक है। तो अरविंदो का मिलान करेंगे अनिवार्य शिक्षा से, ठीक है। तो इसमें आपका फर्स्ट विकल्प सही हो जा रहा है, इसमें अनिवार्य हो गया, ठीक है, फर्स्ट से आप मिलान कर दिए। फिर इसके बाद आपका आता है स्वामी विवेकानंद जी को, तो इनको आप मिलान करिएगा मानव निर्मात्री। यहाँ पे देख लीजिए मानव निर्मात्री शिक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विकल्प थर्ड इसमें सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको जो है मिलान करना होता है, अच्छे से आपको पढ़ना होता है, पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको मिलान करना होता है। तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं ये नहीं इस प्रकार से नहीं चाहती कि आपको जो है इस प्रकार से पढ़ाएं कि जो है सेम ही आएगा, सेम ही नहीं आएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये नहीं आएंगे, ये आपके जो है ये क्या कहते हैं विद्वान, ये आपके विद्वान आ सकते हैं। इधर आपके जो है बुक्स लिखी हो सकती हैं, ठीक है, अदर मतलब टॉपिक मतलब वर्ड लिखे हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि जन्मतिथि भी लिखी हो सकती है, गांधी जी का जन्म कब हुआ, टैगोर का, ठीक है। इस प्रकार से मिलान करने में आएगा, सेम नहीं आ सकता। सेम आएगा, बता रहे हैं कि 20 प्रश्न आएंगे, ठीक है, 20 प्रश्न समथिंग आएंगे और बाकी जो है आपको अलग से मिलेगा सब, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे बात करने वाले हैं इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, क्या कहते हैं इसको, बेसिक शिक्षा, ठीक है। ये गांधी जी की जो है बेसिक शिक्षा हो जाए, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। गांधी जी प्राथमिक शिक्षा बेसिक एजुकेशन हो गया, ठीक है, ये इस प्रकार से आपको याद रखना है। टैगोर प्रकृतिवादी, ठीक है, यहाँ से ये, और अरविंदो ये अनिवार्य शिक्षा इंटीग्रेट, इसको इंग्लिश नहीं हमको आती है, मैंने कई बार आपको बताया, ठीक है। तो आप अपने आप से पढ़िए। और स्वामी विवेकानंद मैन मेकिंग एजुकेशन हो जाएगी मानव निर्मात्री शिक्षा, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये भी कम ये जो है आपका आंसर है, ठीक है, उत्तर। तो यहाँ पे प्रश्न आपका नहीं दिया गया है क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पे ऐसे देखना है। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत जो है 1904 में आया, ठीक है। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत जो है 1904 हो जाएगा। बर्ट का समूह कारक सिद्धांत जो है 1949 हो जाएगा। गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना 1960 यानी 1967 हो जाएगी, ठीक है।
गोल्डमैन का भावात्मक प्रज्ञा का सिद्धांत 1995 हो जाएगा। तो आपको इसी प्रकार से जैसे कि इसमें आपको स्पीयरमैन का याद कर लेना है और एक विलफोर्ड का, 2 आपको याद होंगे, बस आप जो है मिलान कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो स्पीयरमैन आप रट लीजिएगा इसको, द्विकार्य सिद्धांत, ठीक है, 1904 और विलफोर्ड की बुद्धि संरचना, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। और अगला प्रश्न आप देखिए यहाँ पे, थॉर्नडाइक के अधिगम में प्रभाव के नियम ने जो है निम्नलिखित में से किस प्रतिमान को प्रत्याशित किया है। तो यहाँ पे आप देखिएगा थॉर्नडाइक के अधिगम में प्रभाव के नियम, यानी कि यहाँ पे प्रभाव का नियम बताया गया है, निम्नलिखित में से किस प्रतिमान को प्रत्याशित करता है। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड, इसमें आपका विकल्प सही हो जाएगा क्रिया प्रसूक्त, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रिया प्रसूक्त अनुबंधन पद्धति में अधिगम कटा की प्रबलन संकेत के बिना कष्टवर्ती यानी अपवर्ती उद्दीपक से बचाव कर सकता है, जिसमें आपका विकल्प सही हो जाएगा पलायन प्रशिक्षण, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न, समथिंग दिख नहीं रहा है आप लोगों को, ठीक है, दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं तो सुनिएगा आप अच्छे से। फ्राइड की व्यक्तित्व संबंधी, यानी कि फ्राइड की व्यक्तित्व संबंधी मनोविश्लेषणवादी धारणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मनो ऊर्जा का संसूचक है। तो यहाँ पे इदम हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है इसके बारे में डिटेल में मनोलैंगिक विषय, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मनोविश्लेषणवादी जो मनोवैज्ञानिक है वो आपके जो है फ्राइड हैं, ठीक है। फ्राइड जी हैं, व्यक्तित्व का मनोलैंगिक जो है विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और एक आपका जो है व्यक्तित्व विकास का एक बहुत बड़ा निर्धारक लैंगिक मूल प्रवृत्ति है, जिसके शक्ति के बल को उन्होंने लिबिडो कहा है, यानी कि जो फ्राइड हैं, ठीक है, यानी कि ये जो फ्राइड है इन्होंने जो है मनोविश्लेषणात्मक का जो है सिद्धांत दिया है, ठीक है, जिसकी शक्ति बल को उन्होंने लिबिडो बोला है, ठीक है, लिबिडो बोला है। और यहाँ पे आप देखिएगा फ्राइड के अनुसार जो है मन पर शासन करने वाली 3 शक्तियाँ होती हैं, यानी लिबिडो जो बताया गया शक्तियाँ 3 शक्तियाँ होती है, एक आपका इदम होता है, एक अहम होता है, एक पर अहम होता है, इतना आपको याद रखना है। इदम जो होता है आनुवंशिकता से संबंधित होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा। और जो अहम होता है वो आपका पर्यावरण की वास्तविकता से संबंधित होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और पर अहम जो होता है नैतिकता से संबंधित होता है। तो यहाँ पे नोट करने के लिए आपके लिए 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इदम, ये जो इदम हो गया, ठीक है, तो इदम संबंधित होता है आनुवंशिकता से, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। अहम नोट कर लीजिएगा कॉपी में, पर्यावरण से जो है पर्यावरण की वास्तविकता से संबंधित होता है, ठीक है, यानी कि संबंध होता है। और पर अहम जो होता है ये नैतिकता से संबंधित है, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद कर लेना है, नोट कर लेना है अपनी कॉपी में, भूलना नहीं है आप सभी स्टूडेंट को, ठीक है। और जो है फ्राइड के मन के भी 3 भाग बताए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हो, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट है इसको आप अपनी कॉपी में लिखते चलिएगा, ठीक है। सारा भी नोट करने का टाइम आपके पास नहीं है, थ्योरी क्लासेस भी पढ़ाती हूँ ना, थ्योरी क्लासेस में आपको इंपॉर्टेंट जो है जो टॉपिक लगे उसमें से आप नोट कर लिया करिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा व्यक्ति के किस पक्ष के बचाव हेतु रक्षा युक्तियाँ प्रयुक्त होती हैं। तो इसमें जो है व्यक्ति के किस पक्ष के बचाव हेतु रक्षा युक्तियाँ प्रयुक्त होती हैं, तो इसमें जो है बताया गया है अचेतन रूप में अहम के लिए, ठीक है, अहम के लिए हो जाएगा यहाँ पे। और व्यक्तित्व की व्याख्या हेतु अधोलिखित सूची में किसने अंतर्नार की अवधारणा को जो है प्रस्तावित किया है। तो इसमें हो जाएगा जुंग, ठीक है। और इसके बाद हमने इसको समथिंग पढ़ाया है आपके पेपर में, टॉपिक मतलब यूनिट आपकी 3rd है, ठीक है। शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत हमने इस टॉपिक को आपको पढ़ाया है, आप उसमें देख सकते हो। और इसके बाद जो है यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न आता है, यहाँ पे अनुसंधान के किस प्रकार में ऐसी दशाओं और स्थितियों की व्याख्या का लक्ष्य रहता है जो वर्तमान में मौजूद होता है, ठीक है। तो इसमें आपका 3rd विकल्प सही हो जाएगा, विवरणात्मक अनुसंधान। प्रश्न पूछा गया है अनुसंधान के किस प्रकार में ऐसी दशाएं, किस प्रकार में ऐसी दशाओं और स्थितियों की व्याख्या का लक्ष्य रहता है, ठीक है, दशाओं और स्थितियों का लक्ष्य रहता है। तो विवरणात्मक आपका हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, विवरणात्मक शोध वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें वर्तमान स्थिति का रिकॉर्ड किया जाता है, प्रेजेंट टाइम का जो रिकॉर्ड होता है, विश्लेषण किया जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है, ठीक है, ये बोला गया है इसमें। विवरणात्मक शोध में ऐसी दशाओं और स्थितियों की व्याख्या का लक्ष्य रहता है जो वर्तमान में मौजूद होता है। तो आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। और अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका आता है, कोई यहाँ पे देखिएगा, कोई शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों के साथ अपने वैयक्तिक साहचर्य यानी कि वैयक्तिक साहचर्य का अनुशासन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कर रहा है, इस प्रकार के शोध कार्य को कहा जाता है क्रियात्मक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान हो जाएगा इसके अंतर्गत, ठीक है। सेकंड आपका विकल्प सही हो जाएगा। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अच्छे से इसको आप पढ़िए प्रश्न, ठीक है। जैसे कि हमने ये प्रश्न आपको दे दिया, ठीक है, हमने बोला था ये प्रश्न आपको हल करना है, अब इसको आप पढ़िए, ठीक है। इसके बाद आप उत्तर दीजिए, आपको प्रैक्टिस करना है टाइम के मैनेज के हिसाब से, ठीक है। एक प्रश्न पे आपको 1 मिनट देना है, ठीक है, समथिंग इसी प्रकार से आपको प्रश्न वहाँ पे पेपर टाइम में आपको हल करने होते हैं। भारत में समाज के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की प्रगति के लिए संवैधानिक प्रावधान किस और लक्ष्य करते हैं। तो राज्य की प्रोग्रामी जो है नीतियाँ हो जाएगा इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न आता है, पियाजे की दृष्टि में निम्नांकित में से विकास की कौन सी अवस्था संज्ञानात्मक विकास की सर्वोच्च अवस्था है, किशोर अवस्था हो जाएगा इसके अंतर्गत। प्रश्न है आपका, यहाँ पे देखिएगा, वृद्धि एवं विकास के संबंध में पियाजे के शोध साक्ष्यों द्वारा वस्तु स्थायित्व, ठीक है, वस्तु स्थायित्व के लक्षण किस वय वर्ग में दिखाई देते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा 8 से 9 माह की आयु में, ठीक है, जो बालक 8 से 9 माह की आयु का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद आप अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जूम कर देते हैं यहाँ पे देखिएगा प्रश्न,
आपका प्रश्न है निम्नलिखित यानी कि निम्नांकित में से कौन सा गुणात्मक शोध का उदाहरण नहीं है। इसमें पूछा गया है गुणात्मक शोध का उदाहरण नहीं है, जिसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, सर्वेक्षणात्मक अध्ययन नहीं है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि जैसे इसमें पूछा गया है गुणात्मक शोध का उदाहरण नहीं है, तो इसमें सर्वेक्षणात्मक अध्ययन हो गया कि गुणात्मक शोध का उदाहरण नहीं है, तो है कौन सा, जिसे नहीं हमने हटा दिया, तो गुणात्मक शोध का उदाहरण है। तो आपको इस प्रकार से याद कर लेना है कि आपका गुणात्मक शोध एक ये हो जाता है, ठीक है, वेस्ट लिखा हुआ व्यक्ति अध्ययन हो जाएगा, ठीक है, केस स्टडी जिसे कहते हैं, ठीक है, या प्रतिभागी प्रेक्षण नैसर्गिक अध्ययन, ये आपके हो जाएंगे। और अगला प्रश्न आप देखिएगा, भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का मूल उद्देश्य, ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का मूल उद्देश्य क्या होता है। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों का सार्वभौमिक नामांकन, ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के बालकों का सार्वभौमिक नामांकन, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बालक जो है सभी जो पढ़ाई करते हैं यानी कि एडमिशन होना चाहिए, ठीक है, नामांकन। यहाँ पे देख सकते हैं भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का मूल उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों का सार्वभौमिक नामांकन कराना, यानी कि पढ़ाई करें अनिवार्य होती है शिक्षा, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है अगला प्रश्न किस राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली में, ठीक है, किस राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली में कम्युनिटी कॉलेज के विचार को प्रसिद्ध किया गया, यानी कि इसमें बोला गया है किस राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली में कम्युनिटी कॉलेज के विचार को प्रसिद्ध किया गया, जिसमें आपका थर्ड विकल्प सही हो जाएगा यूएसए, ठीक है, यूएसए। यहाँ पे देख सकेंगे 1970 के दशक में अमेरिका में जूनियर कॉलेजेस का नाम प्रवर्तित कर कम्युनिटी कॉलेज कर दिया गया, ठीक है, कर दिया गया था। तो आपको यहाँ इस प्रकार से याद रखना किस राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली में कम्युनिटी कॉलेज के नाम कॉलेज के विचार को प्रसिद्ध किया गया, तो आपको याद रखना है अमेरिका, ठीक है, यूएसए। यहाँ पे 1970 के दशक में, ठीक है, अमेरिका में जूनियर कॉलेज, ठीक है, जूनियर कॉलेज का नाम है, यानी कि ये याद रखना कि अमेरिका में जो है जूनियर कॉलेज का नाम जो है प्रवर्तित किया कम्युनिटी कॉलेज कर दिया गया था, अमेरिका यूएसए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि शिक्षा प्रणाली में कम्युनिटी कॉलेज के विचार को महत्व दिया गया, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, अगला प्रश्न है भारत और यूएसए की व्यावसायिक शिक्षा की तुलना करने पर पता चलता है कि, कहने का मतलब है व्यावसायिक शिक्षा की तुलना करने पर पता चलता है भारत और यूएस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विकल्प सही हो जाएगा 2 नंबर का, ठीक है, कि भारत में अकादमी और व्यवसायिक कार्यक्रमों के बीच कोई समन्वय नहीं है, ठीक है, यानी कि कोई समन्वय नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे व्याख्या के तौर पे यूएसए की व्यावसायिक शिक्षा भारत की व्यावसायिक शिक्षा की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा भारत की व्यावसायिक शिक्षा की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है, क्योंकि वहाँ शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर व्यवसाय की शिक्षा दी जाती है, यानी कि व्यवसाय की शिक्षा दी जाती है जो प्राथमिक शिक्षा का माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षा का उच्च शिक्षा के साथ उचित जो है तालमेल प्रदर्शित करता है, जबकि भारत ये गलत लिखा हुआ है, इसको रहने दीजिए, यहीं तक पढ़िए आप, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा अगला प्रश्न आपका यहाँ पे देखिएगा, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न शैक्षिक प्रशासन के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें कथन पूछा गया शैक्षिक प्रशासन के दृष्टिकोण से, हमने आपको शैक्षिक पढ़ाया था, प्रशासन भी पढ़ाया है, ठीक है, तो आप सभी को आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है आपका 4 विकल्प सही हो जाएगा कि आंशिक रूप से केंद्रीकृत और आंशिक रूप से विकेंद्रीकृत भारत, ठीक है। तो यहाँ पे और अगला प्रश्न आप देखिएगा, दूर और सतत शिक्षा की सबसे लंबी परंपरा निम्नलिखित में से किस देश में है, यानी कि यहाँ पे बोला गया दूर और सतत, ठीक है, दूर और सतत शिक्षा की सबसे लंबी परंपरा जो है निम्नलिखित में से किस देश में है, तो यूनाइटेड जो है किंगडम हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। और इसमें व्याख्या के तौर पर आप देख सकते हो 1858 में लंदन विश्वविद्यालय ने दूरस्थ कार्यक्रम में प्रथम उपाधि प्रदान की, यानी कि ये जो हो जाएगा 1858 में, ठीक है, लंदन विश्वविद्यालय ने दूरस्थ कार्यक्रम में जो है प्रथम उपाधि प्रदान की थी। दूरस्थ एवं सतत शिक्षा को बढ़ाने के लिए ग्रेट ब्रिटेन में 1969, ठीक है, ने विश्व का प्रथम खुला विश्वविद्यालय प्रारंभ किया था, और विश्व का, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा। और अतः दूरस्थ शिक्षा की सबसे लंबी परंपरा यूके में है, ठीक है, यूके में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है, यहाँ पे इसको देखिएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्र में कुछ जनजातीय अध्यापकों ने पाठ्यक्रम संपादन का अनूठा तरीका निकाला, ठीक है, सभी ने उसकी सराहना की और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद सरकार द्वारा इसे संपूर्ण राज्य में क्रियान्वित किया गया। यह निम्नलिखित में से किसके उपयोग का उदाहरण है, ये हो जाएगा प्रदर्शन मॉडल प्रतिमान, ठीक है। और अगला प्रश्न है संकलनीय मूल्यांकन के मुख्य दोष हैं। संकलनीय मतलब सुमेटिव हो जाएगा या कसौटी योगात्मक, ठीक है, तो ये हो जाएगा यह अधिगमकर्ता को पूरे वर्ष के दौरान, यानी कि पूरे वर्ष के दौरान अधिगम क्रिया में नहीं लगाता, अधिगम क्रिया में नहीं लगाता, ये दोष हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब इसमें ये है कि यह अधिगमकर्ता को पूरे वर्ष के दौरान अधिगम क्रिया में नहीं लगाता, मतलब ये जो इसको ऐसे आप याद कर लीजिए, क्लासेस की थ्योरी में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसमें मुख्य दोष यही है कि मतलब इसमें जो होता है कि पूरा, यानी कि जो एनुअल एग्जाम होता है वार्षिक के अंत में होता है, कोई इकाई है उसके अंत में होता है, इसलिए बोला गया है इसमें, ठीक है, ये दोष हो जाता है। यानी कि जो आपका एक फॉर्मेटिव होता है, ठीक है, जो आपकी क्लास के दौरान होता है, ठीक है, यानी कि शिक्षण कार्य जो बच्चे सीख रहे होते हैं उसमें सुधार करने का, ठीक है, वो आपका फॉर्मेटिव होता है, फॉर्मेटिव, हाँ, वो आपका फॉर्मेटिव होता है, ये आपका फॉर्मेटिव, ठीक है। तो ये क्लास के अंत में होता है, ठीक है, कह सकते हो आप, वो क्लास के दौरान में होता है, यानी ये जो होता है क्लास के अंत में जो है इसका मूल्यांकन किया जाता है, और ये फॉर्मेटिव जो होता है ये जो है क्लास के दौरान में होता है, शिक्षक कार्य जब गतिविधि हो रही होती है, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इसमें पढ़ भी लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये जो व्याख्या के तौर पे दिया गया है इसमें आप देख सकते हो, संकलनीय योगात्मक मूल्यांकन का अर्थ है किसी पूर्व विकसित शैक्षिक कार्यक्रम पाठ्यक्रम शिक्षण विधि आदि की उपयोगिता की जांच करना है, ठीक है। दूसरे अर्थ में जब कोई अध्यापक मूल्यांकन करता है किसी सत्र के अंत में छात्रों की समग्र उपलब्धि का मूल्यांकन अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षाओं द्वारा करता है। अभी हमने जो बताया वही चीज़ है, सत्र मतलब वार्षिक के अंत में, ठीक है, यानी कि वर्ष में, इस सत्र का मतलब हो गया वर्ष मूल्यांकन, यानी कि पूरा आपका जो है परीक्षा जो आपने पढ़ा है पूरे साल, ठीक है, उसका जो पेपर होता है, ठीक है, समग्र। और यहाँ पे इतना ही आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा, अधिगमकर्ता को पूरे वर्ष के दौरान अधिगम प्रक्रिया में नहीं लगाता। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका आएगा, यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न आपका आएगा शैक्षिक प्रशासन में प्रणाली विश्लेषण उपागम निम्नलिखित में से किसके विश्लेषण से संबंधित है, जिसमें आपका थर्ड विकल्प सही हो जाएगा शैक्षिक प्रणाली की आगत प्रक्रिया निर्गत आयाम से हो जाएगा। अगला प्रश्न आएगा नेतृत्व के हाल ही के प्रतिमान किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें थर्ड विकल्प हो जाएगा सही उपयुक्त शैलियों के साथ साथ स्थिति पर कारक। ये मत समझिएगा कि ये जो है आप जो है बहुत टफ क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, तो टफ भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, ये रिवीजन के तौर पर है। और आपको हम भी इजी ही प्रश्न कराएंगे, ठीक है, यूनिट वाइज करवाएंगे, अभी हम टाइम हमारे पास थोड़ा कम है इसलिए नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है। थ्योरी क्लासेस कंप्लीट कराने के बाद हम जो है आपकी यूनिट वाइज करवाएंगे, यानी कि 10 यूनिट है, ठीक है, 10 यूनिट की जो है यूनिट वाइज करवाएंगे, फर्स्ट और सेकंड थर्ड इस प्रकार से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा पढ़ाते चलते हैं, ठीक है, क्लास क्या। और यहाँ पे ये प्रश्न आप देखेंगे शॉर्ट, ठीक है, ये आप देखिएगा विश्लेषण के परिणामस्वरूप विद्यालय प्रणाली ने कई दृष्टि कथन तैयार किए हैं, करने का योग सर्वाधिक स्पष्ट गतिविधि क्या है, ठीक है, तो इसमें आपका कार्य योजनाएं तैयार करना हो जाएगा ये प्रश्न, ठीक है। शॉर्ट का मतलब आपको हमने जैसे पढ़ा रखा है SWOT, ठीक है,
यहाँ पे देख भी सकते हो आप स्नातक विद्यालय की क्षमता यानी कि एस से स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है, क्षमता हो गई, या शक्ति कह सकते हो, और वीकनेस मतलब कमजोरी हो गई, ठीक है, कमियाँ हो गई, अपॉर्चुनिटी मतलब जो है अवसर हो गया, ठीक है, खतरा बाधक हो गया इसका, ठीक है। तत्व की पहचान करना है, यानी कि इसका मतलब होता है तत्व की पहचान करना। और यहाँ पे आपकी रूपरेखा होती है, अनुमान लगाया जा सकता है कि विद्यालय क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। इस प्रकार स्वयं विश्लेषण का प्रशासक और अध्यापक मिलकर कार्य योजनाएं बनाते हैं। तो जो कार्य योजनाएं बनाते हैं वो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा आप, एक अध्यापक एक रूपरेखा की सहायता से उद्देश्य और विषय वस्तु का आच्छादन सुनिश्चित करता है। इस प्रक्रिया के द्वारा परीक्षण की कौन सी विशेषता सुनिश्चित होती है, जिसमें आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, वैधता। तो ये वैधता क्या होता है? वैधता होता है जैसे कि कोई लक्ष्य आपको प्राप्त करना है, उसका उद्देश्यों को किस सीमा तक पूरा करते हैं, कि उद्देश्यों को प्राप्त करना है, यानी कि जब आप अपने लक्ष्य का उद्देश्य को पूरा कर लेते हैं तो वो वैधता हो जाता है, उसमें वैधता हो, ठीक है। यहाँ पे पढ़ के समझ सकते हो, वैधता से तात्पर्य कोई दिया गया परीक्षण, यानी कि कोई परीक्षण जो है अपने उद्देश्य को पूर्ण करता हो। यहाँ पे परीक्षण मापन के उद्देश्य को किस सीमा तक पूरा करता है, कोई परीक्षण मापन के उद्देश्य को पूरा करता है, इस परीक्षण को वैध परीक्षण कहा जाता है। मतलब है जैसे कोई परीक्षण है, ठीक है, उसका जो है वो अपने उद्देश्य को पूरा करता हो, ठीक है, उद्देश्य को पूरा करता हो तो वो वैधता हो जाता है। उद्देश्य वैधता। विश्वसनीयता क्या है, कि इसमें लिखा हुआ पढ़ लीजिए, परीक्षण यह विशेषता परीक्षण से प्राप्त प्राप्तांकों की विश्वसनीयता से है। और परीक्षण किसी व्यक्ति को बार बार एक ही प्राप्तांक प्रदान करता है तो परीक्षण को विश्वसनीयता परीक्षण कहा जाता है। कहने का मतलब इसमें ये हुआ कि विश्वसनीयता क्या होता है, ये होता है जैसे किसी परीक्षण किसी व्यक्ति को बार बार एक ही अंक प्राप्त, जैसे कोई अपने परीक्षण हुआ है, ठीक है, मूल्यांकन हुआ है तो ठीक है, उसको प्राप्तांक मिले हैं, ठीक है, व्यक्ति को या छात्र को स्टूडेंट को प्राप्तांक मिले हैं तो उसका जो बार बार जो परीक्षण किया जाए तो उसका एक ही अंक प्राप्त हो, ठीक है, यानी कि एक ही जो प्राप्त हो अंक, ठीक है, तो वही होता है विश्वसनीयता। यानी कि परीक्षण का जो है प्राप्तांक अंक के उसमें जो है बदलाव ना हो, ठीक है, यानी कि बदलाव ना हो। जैसे कि 2+2 होता है तो उसका 4 आता है, ठीक है, 2+2 बराबर आपका 4 हो जाएगा। तो यानी कि जितनी बार भी परीक्षण किया जाए, ठीक है, तो आपका 4 ही आए, ठीक है, 2+2 जोड़ा जाए जितनी बार तो 4 ही आए, ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हो। ऑब्जेक्टिव देख सकते हो, व्यवहारिकता देख सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव आप जानते हो, आप क्वेश्चन जो पेपर देते हो, ठीक है, परीक्षण का यह गुण उसके अंकन से संबंधित है। परीक्षण में प्रश्न का केवल एक ही निश्चित उत्तर होता है, जैसे कि प्रश्न दिया गया है, ठीक है, और उसके विकल्प दिए गए हैं 4, ठीक है, इसमें से एक प्रश्न आपको सही करना है। यदि गलत हो जाता है तो उसका आपको नंबर नहीं मिलता है। तो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, पर केवल एक ही निश्चित उत्तर होता है। यदि उत्तरदाता उस उत्तर को देता है तो उससे पूर्ण अंक प्राप्त होता है, यदि नहीं देता है तो शून्य अंक प्राप्त होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहलाता है। ये व्यवहारिकता व्यवहार से संबंधित इसमें दिख नहीं रहा तो इसको रहने ही दीजिए आपको, नहीं को, ठीक है। एक प्रश्न इसको चाहे तो आप देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे शैक्षिक टेक्नोलॉजी, ठीक है, शैक्षिक टेक्नोलॉजी के अधोलिखित उदाहरणों में से किसके अंतर्गत वैयक्तिकता निर्देशन का बल दिया जाता है, जिसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, अभिकर्मित निर्देशन। ये अभिकर्मित निर्देशन क्या है, यह व्यक्तिनिष्ठ होती है, यानी कि ये व्यक्तिनिष्ठ होती है, इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति पर ध्यान दिया जाता है। ये जो व्यक्ति यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न आप देखिएगा, दिख नहीं रहे हैं इसमें, ठीक है, रहने दीजिए। और थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।